हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा मेरा जीआईसी का बैच स्टार्ट हो गया है। 1 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये एक डेमो क्लास है जो 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट होगी। वो 9:30 बजे स्टार्ट होगी। 9:30 बजे शाम को मेरी जो क्लास की टाइमिंग है डीआईसी ओएलटी की, वो रात में है। 9:30 बजे से स्टार्ट होती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच ही क्लास है। फिजिकल से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। उसकी वजह क्या है बेटा? क्योंकि फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल से, और यदि आपको एक बार फिजिकल अच्छे से तैयार हो गई तो मैथमेटिक्स की तरह नंबर इसमें मिलते हैं। ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कॉन्सेप्ट लगभग फिक्स है। आपने उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब पे यदि प्रैक्टिस कर ली तो मार्किंग अच्छी हो जाती है, स्कोर अच्छा होता है। इसलिए इसको शुरुआत में करा रहे हैं। मतलब क्लास स्टार्ट पहले फिजिकल होगी, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, ताकि आपका चीजें अच्छे से तैयार हो सके और कंपटीशन आप क्लियर कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो पहले चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग। यह एक डेमो क्लास है। मतलब मेरी क्लास कैसे चलेगी बैचेस में, उसके लिए हमने एक डेमो क्लास दिया है। तो कई बच्चों ने कहा सर आपकी डेमो क्लास नहीं है, तो इसलिए मैंने डेमो क्लास दे रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम, यानी पहला चैप्टर है हमारा जो स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की यदि हम बात करें तो 2 पार्ट में स्पेशली डिवाइड है। एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में बात होती है कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कैसे वैरी करेगा। 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक आपका केपी और दूसरा केसी। केपी केसी में क्या रिलेशन है, यदि रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ली चैटल प्रिंसिपल क्या है और उसका क्या एप्लीकेशन है, इतना केमिकल इक्विलिब्रियम में है। बाकी साल्ट, हाइड्रोलिसिस, एसिड, बेस क्या है, बफर सोल्यूशन क्या है, एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यदि हम इक्विलिब्रियम से पहले हम रिएक्शन को समझें कि रिएक्शन कितने तरह की होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हम करेंगे फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन 2 तरह की बेसिकली यदि हम क्लासिफाई करें, एक आपका है इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या है, यह रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और कंप्लीट हो जाएगी, यानी सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन है। पहले रिएक्टेंट कंबाइन किए, प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए, रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम्ड हो गया और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। आफ्टर रिएक्शन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो गया और प्रोडक्ट पूरा फॉर्म हो गया। यह है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिएक्शन विच मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन नहीं बचता है, कुछ ना कुछ बचेगा, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं बचता है, कॉन्सेप्चुअल है। जैसे आप अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन करते हैं NH4NO3, तो N2 बना और H2O बना। AgNO3 से रिएक्शन करा NaCl का, तो AgCl और NaNO3। ये हो गया आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये एरो जो है बेटा, यह बताता है सिंगल डायरेक्शन का, ठीक है। और ये जो एरो होता है आपका डबल हेडेड, ये बताता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। ये फॉर है फॉरवर्ड और ये फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में रिवर्सिबल यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो और उसमें डबल हेडेड एरो ना लगाओ तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। लेकिन यदि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है वो, इसके मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तभी इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की बात नहीं होती। यहां तक बात आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जो हम क्लास लेंगे उसका हम बता दें आपको, जो मेरी प्रत्येक क्लास होगी उसमें थ्योरी कंटेंट होगा और उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन होंगे हर क्लास में। हमारी कोशिश ये है कि क्लास में जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उस पर कम से कम 1-1 या 2-2 क्वेश्चन करा दिए जाए। उससे क्या रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो चैप्टर कंप्लीट होते होते आपके पास लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर आपको मिलेगा टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। तो लगभग यदि आपको चैप्टर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो उस चैप्टर में आपको कोई डाउट रह नहीं जाएगा। बस ये कि आपको प्रैक्टिस कई बार करना है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं बेटा। केमिस्ट्री बहुत बेवफा सब्जेक्ट है। आज पढ़ेंगे कल सफा, यानी रेगुलर उसको रिवाइज करना है। रिवीजन का एक पैटर्न रखना है। थोड़े समय बाद ऐसा हो जाएगा कि आपका जो मेमोरी में वो थोड़ा देर तक टिकने लगेगा। शुरुआत में पढ़ेंगे आप तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे, यदि दोबारा रिवाइज करेंगे तो 10 दिन बाद भूलेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे तो 1 महीने तक नहीं भूलेंगे। इस तरह ध्यान रखना है आपको रिवीजन का अपना पैटर्न। तो बात हो गई इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हो गया पहला हमारा पॉइंट। दूसरा हमारा है
इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ये तो बात हो गई। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हम कहां करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन में करेंगे। तो अब हम बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में क्लियर क्या है, केमिकल रिएक्शन विच कैन प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल कह दिया आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, मतलब रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा, रिएक्टेंट बनाएंगे। तो बोथ साइड में रिएक्शन चलेगी, यदि कहा जाए तो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। अब मुद्दा आता है सर फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हैबर प्रोसेस जिससे अमोनिया फॉर्म होती है, जितना भी आपका इफ्को का प्लांट है यहाँ यूरिया बनती है, वह हैबर प्रोसेस से अमोनिया फॉर्म की जाती है, उसके बाद उसे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए आता है ली चैटल प्रिंसिपल, जिसमें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या मूव किया जाता है, प्रोडक्शन होता रहता है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना रिएक्शन का नेचर है, पहले ये समझिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होना रिएक्शन का नेचर है। तो अब जो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी इसके मतलब रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट बनाएंगे। रिप्रेजेंट करते हैं बीच इसमें एरो इस तरह से, ओके ठीक है। तो वही कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन अंडर सिमिलर कंडीशन, ये भी ध्यान रखना कंडीशन बदलती नहीं बेटा, अंडर सिमिलर कंडीशंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शंस रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स and products reacts to form reactant। ये देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन डज नॉट रीच टू कंप्लीशन, यानी कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। यानी कहा जाए इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक है, क्या बेटा, डायनेमिक नेचर है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। फिर प्रोडक्शन कैसे होगा, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके ली चैटल प्रिंसिपल का यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है। ओके कैसे, ये देखिए ये एक आपको बता रखा है आपने, बहुत फेमस कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन सुना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जो है वह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं बेटा, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 फॉर्म होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्लियर, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला आता है HI का डिकम्पोजिशन या HI का फॉर्मेशन हम कहें, HI का डिकम्पोजिशन भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। HI का डिकम्पोजिशन भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम समझ गए कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। हमको डिस्कस करना है बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत फास्ट बेटा नहीं चलता हमारा क्लास, रिलैक्स होकर चलता है, आपको समझ में आना चाहिए, पूरा ध्यान हमारा इस पर रहता है, क्योंकि आपने क्लास हमसे ली तो आपको वो चीज क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार मैं कोई भी टीचर बेटा घोल के नहीं पिला सकता, हमेशा क्या होता है वो आपके डाउट्स को क्लियर करता है, पढ़ने का एक इजी वे देता है ताकि आप चीजों को समझ सकें और पढ़ना आपको इंटरेस्टिंग लगे। कोशिश हमारी रहती है कि चैप्टर कोई भी पढ़े आप, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगेगा तो आपका पढ़ने का मन करेगा, चीजें आपको समझ में आएंगी, बार बार आप उसको रिवाइज करेंगे। अगला टर्म आता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, यानी हम इक्विलिब्रियम की बात तब करेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। कब कहेंगे हम कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो उस कंडीशन या उस स्टेज को कहेंगे कि हमारा रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन रिएक्शन इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कह रहा है अगला पॉइंट समझिए, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये हमने बता चुका आपको कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, बट दे चेंजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जा रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। हेंस नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, डायनेमिक। ये मैंने बताया आपको इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है, डायनेमिक है। अगला क्वेश्चन आता है कैटलिस्ट को लेकर, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो बेटा समझिए पहले कि हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट स्पेसिफिक है, पहला एक बात हो गई। दूसरा ये, हम जब रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट की बात करते हैं तो आपको कैटलिस्ट का जो मेन कैरेक्टर है उससे थोड़ा हटके समझना है कि जो रिएक्शन का पॉजिटिव कैटलिस्ट है वह रिएक्शन को क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल एक्सटेंट में बढ़ाएगा। यानी कहा जाए
कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, न ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर प्रभाव डालेगा, बस वो ये करता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाए, इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाए, इसलिए रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं ताकि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज जल्दी होगा, फिर इसको डिस्टर्ब करके प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। तो वही कहा जा रहा है द कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता, बट अफेक्टेड द टाइम टू अटेंड इक्विलिब्रियम। क्या इफेक्ट करता है? इक्विलिब्रियम अटेंड करने के टाइम को इफेक्ट करता है कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है। ओके बेटा, यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं अगले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब दो तरह की रिएक्शन होती है, एक आपकी होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। क्यों बता रहे हैं बेटा? क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसमें यह इस्तेमाल होगा। यदि होमोजीनियस रिएक्शन है, गैसेस सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हेट्रोजीनियस है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट पे। तो होमोजीनियस मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में है, या सॉलिड सारे के सारे हैं, या लिक्विड सारे के सारे हैं, या सारे के सारे गैसेस हैं। ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, तो वह रिएक्शन कहलाएगी, क्या कहलाएगी बेटा? होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? ओनली इन वन फेज। होमोजीनियस रिएक्शन क्या है बेटा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में है, तो वह रिएक्शन कहलाएगी होमोजीनियस रिएक्शन। और हेट्रोजीनियस रिएक्शन हम कब कहेंगे? हेट्रोजीनियस रिएक्शन तब कहा जाएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है? एक से ज्यादा फेज हो। तीनों फेज हो सकते हैं, दो फेज हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होंगे। यानी एक सॉलिड है बाकी गैस है, या बाकी गैस है एक सॉलिड है, इस तरह का। जैसे देखिए इसमें ये आपका है बेटा CaCO3 आपका सॉलिड है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन हुई इधर, और तो CO आपका सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड में, लेकिन आपका गैस है, इसलिए मोर देन वन फेज हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई? हेट्रोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं, हमारा अगला पॉइंट है एक्टिव मास। एक्टिव मास समझना होगा। एक्चुअली एक्टिव मास इसलिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग जो भी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो दो तरह का रिप्रेजेंटेशन है, यानी दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कंसंट्रेशन को। एक तो आपका हो गया मोलर कंसंट्रेशन, जिसे एक्टिव मास कहते हैं। दूसरा पार्शियल प्रेशर, यानी यदि कंसंट्रेशन को डिफाइन करना है तो दो तरह का यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, दो तरह का मेजरमेंट करते हैं। एक तो आपका पार्शियल प्रेशर, दूसरा आपका मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को यहाँ टर्म यूज किया गया एक्टिव मास। एक्टिव मास और कुछ नहीं है, क्या है बेटा? मोलर कंसंट्रेशन है, मतलब मोल पर लीटर। तो वही बात कर रहा है, इट इज मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्टिव मास को ब्रैकेट्स, ये लिखा है। इसका मतलब ये हमें समझना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। भाई कंटेनर जिसमें ले रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, हमारा इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम होगा उसे कंसीडर करेंगे, वो हो गया आपका लीटर में। यदि आपका वो ml में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड होगा और ऊपर जाके हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन। आपको निकालना होगा भाई, मोलरिटी चाहिए यूज करने के लिए। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं आगे। आगे हमें क्या डिस्कस करना है? अब आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। भाई हमने एक्टिव मास समझ लिया, तब लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं। क्या कहता है बेटा? रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कोई भी सब्सटेंस किस रेट से रिएक्ट करता है वह उसके एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कोई भी सब्सटेंस अपने एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल में रिएक्ट करेगा, या एक से ज्यादा सब्सटेंस है, यानी कहा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। लेकिन केमिकल रिएक्शन यानी एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। भाई एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट्स के प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? ऐसे सिंपल देखिए, ये एक रिएक्शन दे रखा है, ए आपका आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू होगा एक्टिव मास ऑफ ए के एक्टिव मास के बराबर। यदि ये प्रोपोर्शनलिटी घटेगी तो
के एक रेट कांस्टेंट होगा और एक्टिव मास ऑफ ए हो जाएगा। ये तो बात हो गई तब जब आपका सिंगल रिएक्टेंट है। यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है यानी ए प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा, मैं प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा हूं पहले, इक्वल टू कर दें सीधे डायरेक्ट, रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ बी। अब दो से ज्यादा होते हैं सी डी, तो जितने भी होंगे सबके एक्टिव मास के मल्टीपल के बराबर होगा। यहाँ पे के क्या है बेटा? के आपका रेट कांस्टेंट है। क्या बेटा? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट है। तो वही आपको बताया गया है, वेयर के इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। के क्या बेटा? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। यहां तक बात क्लियर सभी को? ओके। अब अगला हमने एक कॉमन जनरल रिएक्शन ली है, ये एक जनरल रिएक्शन है बेटा। ओके, ये एक जनरल रिएक्शन लिया गया है, एक कॉमन रिएक्शन ली गई है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस जी डी, ये एक कॉमन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। यदि हम इसकी बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा? यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं मैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बात करूं तो बेटा ये आपका स्मॉल ए मोल ऑफ ए, स्मॉल ए जो लिखा है वो मोल है, स्मॉल ए मोल ऑफ ए प्लस स्मॉल बी मोल ऑफ बी रिएक्ट करते हैं, स्मॉल सी मोल ऑफ सी और स्मॉल डी मोल ऑफ डी बनाते हैं। तो यदि हम फॉरवर्ड की बात करेंगे तो ये आपका रिएक्टेंट हुआ। फॉरवर्ड के लिए बेटा रिएक्टेंट तो आपका ये हुआ ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इक्वल टू के एफ एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए, क्योंकि बेटा ए मोल है, स्मॉल ए वो पावर चला जाएगा, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी, एक्टिव मास ए की पावर ए, एक्टिव मास बी की पावर बी। और यदि हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की हम बात करें तो बेटा क्या होगा? बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या हो गया भाई? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट आपका हो गया ये, यानी उसका Kb होगा रेट कांस्टेंट, Kb एक्टिव मास ऑफ C की पावर C और एक्टिव मास ऑफ D की पावर D। एक्टिव मास ऑफ C की पावर C जो मोल होगा वो पावर में जाएगा, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D। लेकिन अभी पीछे हमने बात की कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। यानी एट इक्विलिब्रियम यदि हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम के एफ एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी इक्वल टू क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी। ये आपका क्या है? एट इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा? एट इक्विलिब्रियम। और यदि इसको हम अरेंज करें तो के एफ बाई के, सॉरी यहाँ पे के बी छूट गया बेटा, के एफ बाई के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। और जो ये है उसके लिए एक अलग टर्म यूज किया गया, कांस्टेंट, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसे डिनोट करते हैं के ई क्यू से और के सी से, के पी से करेंगे बेटा जब हम कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर में लेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट रिलेशन आ चुका है पीजीटी में एक बार कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू क्या होता है? के एफ बाई के बी, के बी बाई के एफ, 1 बाई के बी, 1 बाई के एफ। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा, और हम हर क्लास में क्वेश्चन भी कराते हैं, अब इसमें क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये आपने रेट कांस्टेंट समझ लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। केसी क्या है बेटा? केसी हमारा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हमारी क्लास होगी वह
क्लास होने के बाद यदि आप लाइव नहीं जुड़ पाते हैं या जुड़ते भी हैं और आपको दोबारा देखना है तो वह मेरे ऐप में रिकॉर्डिंग सेक्शन में अवेलेबल रहेगी। आप क्लास को कभी भी दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। यदि आप क्लास नहीं ले पाए तो भी आप क्लास देख सकते हैं। तो क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आप वहां से क्लास देख सकते हैं। अब यहां तक बात क्लियर है बेटा? एक रिएक्शन ये दे रखी है, दूसरी समझिए। ये एक और बता रखा है 4NH3, इसका आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। 4NH3 प्लस 5O2 4NO2 6H2। इसका कैसे क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन यानी NO2 और H2O, ये 4 आपका मोल है तो पावर में चला गया, ये 6 मोल है तो पावर में चला गया, डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन NH3 कंसेंट्रेशन, क्योंकि NH3 4 मोल है तो पावर में चला गया, O2 कंसेंट्रेशन O2 5 मोल है तो पावर में चला गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना बहुत आसान है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोल रेशियो का ध्यान रखना है, वो मोल पावर में जाएगा। यहां तक बात क्लियर सभी को? कोई दिक्कत समझने में? तो जैसे बेटा पढ़ाया जाएगा वैसे ही आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा क्विक रिवीजन के लिए। ओके, क्लास का फायदा यह कि आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हर टॉपिक की होगी। इसे मैं आज क्लास लिया, इसमें 10 क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन हर टॉपिक में होंगे, ताकि जो पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी तुरंत कर लेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके बेटा? ओके, अब हम बात करते हैं आगे। अब कुछ पॉइंट हम लोग और सीखते हैं। ओके बेटा, तो अब इसमें जुड़िए आप। ये आपका हो गया, कुछ नोट्स बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जा रही है, तो अब उसको समझते हैं हम लोग। तो क्या बताया जाए बेटा कि जो आपका प्योर सॉलिड होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, वो हमेशा क्या लिया जाता है? वो हमेशा 1 लिया जाए। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड यानी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होंगे उनका कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी होता है। अभी पीछे हम लोग एग्जांपल बताएंगे नीचे यहाँ पर। तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड क्या होगा? यूनिटी होगा। ये पहले आपको बहुत ध्यान रखनी है कि एक्सप्रेशन में उन्हें नहीं लिखना है इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो जरूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन हम यूज नहीं करेंगे। प्योर का इस्तेमाल किया है, एक्वस वाले का नहीं, जो सिर्फ लिक्विड होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वह रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करता है। यानी इक्विलिब्रियम जब स्टेबलाइज हो गया तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन है उसकी बात की जाएगी। यानी जो हम केसी लिखते हैं बेटा, वह क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल नहीं। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ डेफिनेट वैल्यू, उसकी एक फिक्स वैल्यू है सभी केमिकल रिएक्शन के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ध्यान रखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, फाइनल कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर करता है डिपेंड? टेम्परेचर पर। ओके बेटा, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अभी यहां से शुरू होता है थोड़ा पॉइंट। यदि रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर? भाई रिएक्शन आपकी है ये 2HI यानी HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है H2 प्लस I2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है। हमने रिएक्शन रिवर्स कर दिया, यानी क्या कर दिया? हमने रिएक्शन कर दिया बेटा H2 प्लस I2 2HI है। भाई ये रिएक्शन यहाँ पर जो है HI का डिकम्पोजिशन हो रहा था और रिवर्स कर दिया तो HI का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ होगा वो पहली वाली जो रिएक्शन है उसका 1/Kc होगा। कितना था उसके लिए? 1/100 मीन्स 0.01। यानी रिएक्शन रिवर्स हुई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/, हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसानी से क्वेश्चन खूब आते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्स हो गई तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा? 1/, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ तक बात सभी को? ओके,
तो जो भी चीजें हैं हम लोग धीरे धीरे करके सभी क्लियर कर लेंगे, कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा बेटा। यदि आप क्लास पूरी करते हैं तो उसमें फिर आपका कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जिस पर क्वेश्चन पूछा जाए और आप कर ना पाए। ये मेरा पूरा प्रयास है, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं हो जाएगा, लेकिन आप रिवीजन रखते हैं तो क्वेश्चन के ऊपर जितना सिलेबस है वो सारा हम कवर कराएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सारे प्रैक्टिस में लेंगे और टेस्ट में लेंगे। तो यदि आप उसको रिवीजन में रखते हैं तो सिलेक्शन निश्चित ही होगा। आपकी मेहनत और हमारा सहयोग, इससे सिलेक्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं। इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर एक्स, यदि कोई रिएक्शन है उसको मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर एक्स करते हैं। भाई एक्स से मतलब हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 से मल्टीप्लाई, किसी से मल्टीप्लाई किया, हमने उसको एक्स मान लिया। इफ द इक्विलिब्रियम इज मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर एक्स देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी डैश, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद वाले के लिए बात कर रहा है। भाई कोई रिएक्शन एक्स थी आपकी, उसके बाद उस रिएक्शन में किसी एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा ना बेटा। तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको कहा है के सी डैश। तो के सी डैश इक्वल टू हो जाए के सी की पावर एक्स, जिससे मल्टीप्लाई किया वह कहां चला जाएगा, पावर में। कहां चला जाएगा, पावर में। जैसे अब ये क्वेश्चन हमने लिया है P प्लस क्यू इक्वल टू 2R, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने के सी माना है। अब हमने क्या किया, दूसरे रिएक्शन में देखिए ध्यान से, भाई यहाँ P प्लस क्यू इक्वल टू 2R था, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे क्या 4 आ गया। क्यों, क्योंकि पहले 2R था तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया था तो जो नया ही रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, पहली वाली रिएक्शन का पावर जितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो केसी की पावर 2 हो गया। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो कहां चला गया, रिजल्टेंट रिएक्शन पर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पहली वाली रिएक्शन है उसके पावर x होना था, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 2 हो गया। यहां देखिए हमने 1/2 से, भाई इस वाले के रिलेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा यदि इसको हम तो वो क्या होगा, केसी। भाई 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो वह कहां चला गया, 1/2 पावर में चला गया। तो केसी की पावर 1/2 को हम क्या कह सकते हैं, रूट केसी। क्या कहते हैं, रूट केसी। केसी की पावर 1/2 का मतलब रूट केसी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने क्या किया बेटा, इस रिएक्शन को पलट दिया, रिवर्स कर दिया और साथ ही 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, पहले रिवर्स होगा और 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी ये 1/रूट केसी या केसी की पावर -1/2, केसी की पावर -1/2। कैसे बेटा, इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में देखिए हमने रिएक्शन को क्या किया, रिवर्स किया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया। रिवर्स किया तो 1/केसी हो गया। भाई रिवर्स करने पे क्या हो गया, 1/केसी। जैसे इसको देखिए, यदि मैं इसको ये लिखता 2R, समझ लिए थोड़ा, P प्लस Q, यदि ये होता तो किसके लिए के क्यू क्या होता, इसके लिए होता 1/केसी। क्या होता, 1/केसी। लेकिन क्योंकि बेटा हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तभी आपका 2R का R रह गया, P का 1/2 P हो गया, Q का 1/2 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 1/केसी का पावर 1/2। तो ये हो गया अपने आप, भाई यार 1 का रूट 1 ही होता है, ये हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह। ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है और ये भी, तो आपको आंसर का वेरिएशन भी करना आना चाहिए कि आपको जो है ना कि इसी फॉर्म में मिले। ये भी मिल सकता है बेटा और इस फॉर्म में भी मिल सकता है, तो आपको आंसर करना आना चाहिए। कैसे होगा, यही चीज के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यही चीज के लिए आपको क्या जरूरत है, प्रैक्टिस की। यहां तक बात क्लियर सभी को, ओके। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है भाई, ये क्या बता रहा है हमको, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इफ एनी रिएक्शन है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप। भाई होता है रिएक्शन कोई सिंगल स्टेप में होती है, कोई एक से ज्यादा स्टेप में होती है। इफ any reaction is completed in more than 1 step, then equilibrium constant for overall reaction is equal to product of equilibrium constant of all reaction। यानी यदि कोई रिएक्शन 2 स्टेप में होती है तो उसकी जो रिजल्टेंट रिएक्शन होगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो जो 2 स्टेप हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होगा। यदि कोई रिएक्शन 4 स्टेप में होती है तो जो चारों स्टेप का ओवरऑल रिएक्शन हुई उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो चारों जो स्टेप थे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होगा, एंड सो ऑन। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। स्टेप्स की बात हुआ है तो यहां पर ये रिएक्शन आपका है
N2 ने रिएक्शन किया O2 से 2NO बनाया, पहला स्टेप है। तो इसके लिए कांस्टेंट हो गया बेटा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का पावर 2, ये 2 मोल था, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। स्टेप 2 में क्या है, 2NO रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से और 2NO2 बना रहा है। ठीक है, इसका क्या हो गया बेटा, NO2 की पावर 2, क्योंकि 2 मोल था और NO का 2 मोल था, तो यहाँ और यहाँ। ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये है। तो देखिए ये आपका ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या है, ये आपकी रिएक्शन है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2। यदि रिएक्शन का समअप हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यदि रिएक्शन घटेगी, यदि कोई ओवरऑल रिएक्शन है जो डिक्रीज मतलब कि माइनस करने पर आ रही है तो डिवाइड होगा, इसका भी ध्यान रखना है। यदि सम करने की ओवरऑल रिएक्शन पूछी जा रही है तो मल्टीप्लाई होगा। यदि माइनस करने पर जो रिएक्शन प्राप्त हो रही है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें से जो मतलब कि माइनस होगा उतना डिवाइड होगा। उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो 2 स्टेप में हुई रिएक्शन, ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, दोनों का ओवरऑल रिएक्शन ये है आपका। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका हमने माना कि K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि हम कहें KEQ, तो वो K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 होगा। पहले स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई दूसरे स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ओवरऑल रिएक्शन के लिए। ओके, यहां तक बात क्लियर। पूरा ये समझाने के लिए बेटा लिख रखा है, वरना अदरवाइज आपको फटाफट करना है, क्योंकि वहां आपको ऑब्जेक्टिव करना है। जब मेंस का आएगा तो वहां आपको पूरा लिखना है, तो आपको लिखने के बाद पूरे की भी डालनी है और फटाफट की भी। यहां तक बात क्लियर सभी को? ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस बहुत से हैं बेटा इसमें, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। डेमो क्लास है, क्लास में आपको इस चैप्टर में मैंने 10 क्वेश्चन कराया है, मतलब इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, बाकी जो क्लास होगी उसमें पूरा दिखाया जाएगा। ये तो बस डेमो क्लास है ताकि आप समझ सके क्लास हमारी कैसे हो रही, किस तरह कंडक्ट हो रही है। चलिए, फॉर द रिएक्शन N2 जो हमने आज पढ़ा है अभी, उसी पर क्वेश्चन है ये। टोटल 10 क्वेश्चन इसमें है, हम लोग फटाफट सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरे की प्रैक्टिस करा देते हैं आपको, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉर द रिएक्शन N2 3H2 2NH3, ये रिएक्शन हमारी है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 बोल रखा है, यानी हमारी रिएक्शन N2 प्लस 3H2 2NH3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कहा है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है बेटा, दूसरी रिएक्शन हमारी है NH3 1/2N2 प्लस 3/2H2, इसके लिए K2 होगा। ठीक है, तो अब उसने पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज, तो आप पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन में ध्यान दीजिए। पहली रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में क्या रिलेशन बेटा, पहले तो एक रिएक्शन पलट गई, यानी ये इक्वल टू होगा 1/K1। ठीक, और क्या चेंज हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो पावर 1/2। क्लियर? ओके, पावर 1/2। तो K2 इक्वल टू 1/2 का पावर 1/2। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं। अब इसमें क्या है, नहीं मैच कर रहा अभी इस तरह का। तो अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं K1 का पावर -1/2। क्यों बेटा, क्योंकि 1/K1 था तो उसको रिवर्स किया तो माइनस में आ गया, तो यानी K2 इक्वल टू K1 की पावर -1/2। कोई मैच कर रहा है? हाँ, बी मैच कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन भी आना चाहिए और किस फॉर्म में और लिख सकते हैं ये भी आना चाहिए। भाई ये आपको पता था, ये ऑप्शन में नहीं था, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, K1 की पावर -1/2, माइनस बता रहा है कि 1/K था, माइनस मतलब क्या था, 1/√K1 था, तो इसलिए उसको क्या कर दिया, ये कर दिया। ठीक, या इसकी जगह हम लोग लिख सकते थे, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा रास्ता इस फॉर्म में भी 1/√K1, ये भी ध्यान रखिए, ये भी ऑप्शन हो सकता था। तो यानी इस ऑप्शन में हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, तीनों फॉर्म में आंसर मिल सकता है आपको। ओके, क्लियर है बेटा सभी को? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम मिक्सचर बड़ा टर्म यूज किया, इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो चुका है। ठीक है, रिएक्शन कौन सी है, 2NO प्लस O2 2NO2, इतना मोल आपका
NO2 है, इतना मोल आपका NO है और इतना मोल आपका O2 है। 4 लीटर फ्लास्क यानी वॉल्यूम बता रखा है आपको, मोल पर लीटर चाहिए यानी 4 का इस्तेमाल करना होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर Kc पूछ रखा है, तो मैं इसमें बता दूं आपको फटाफट भाई। Kc इक्वल टू क्या होगा, Kc इक्वल टू होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO का स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल है ना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको आपको सॉल्व करना है। NO2 कितने मोल दिए बेटा, 0.12 यानी 0.12 डिवाइड बाई वॉल्यूम 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई NO का कितना दिया बेटा, NO का दिया है 0.08, तो 0.08 डिवाइड बाई 4 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का मोल 0.64 डिवाइड बाई 4। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ये आपका हो जाएगा 0.03, ये हो जाएगा 0.02, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 पॉइंट समथिंग, तो आपका आंसर होगा ये। सॉल्व करना बेटा आपको है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा घर में। बार बार मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए कभी मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, हमेशा पेपर पेन से करिए, इसलिए कि एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत बड़ा कैलकुलेशन वहां नहीं आएगा। यदि बड़ा कैलकुलेशन कोई आता है उस क्वेश्चन को थोड़ा रोकें, प्रयास करें, रोकें, पहले बाकी क्वेश्चन कर लें, तो टाइम मिले उससे करें, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई बेटा क्लियर, बहुत आसानी से, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, मोल दे रखा है तो हमें मोलैरिटी चाहिए, तो मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी हो जाएगा। सभी का अलग अलग निकालेंगे वॉल्यूम में का इस्तेमाल करके, फिर यूज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है HI, ये रिएक्शन दे रखा है HI 1/2H2 प्लस 1/2O2, इसके लिए Kp1 दे रखा है, टर्म इस्तेमाल किया है। दूसरा 2HI H2I2 Kp2, Kp1 Kp2 में रिलेशन पूछ रखा है, सिंपल सा रिएक्शन है, अभी हमने पीछे से किया है। तो देखिए पहले और दूसरे रिएक्शन में क्या फर्क है, पहले दूसरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी Kp2 इक्वल टू क्या होगा, Kp1 का स्क्वायर, तो Kp1 का स्क्वायर इक्वल टू Kp2, फट से क्वेश्चन हो गया। मुश्किल से आपका 15 से 20 सेकंड लगा पढ़ने में और डिसाइड करने में भाई, क्योंकि पहली रिएक्शन का दे रखा है, दूसरी का पूछा है, दूसरी और पहली में रिलेशन क्या है, दूसरी रिएक्शन में पहली रिएक्शन के रिस्पेक्ट में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर मल्टीप्लाई नंबर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्लियर बेटा सभी को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, यहां से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है SO2 प्लस 1/2O2 SO3 गैस K1 है, और SO3 इक्वल टू SO2 प्लस 1/O2। इसमें भी उसने क्या किया बेटा, आप ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट से बन रहा है, इसने रिएक्शन को पलट दिया, यानी K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दिया तो 1/K1, 1/K1। ये सब आए हुए क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए सिंपली आपने रिएक्शन देखा, टाइम बचा, इक्विलिब्रियम आपका बहुत कम समय लेगा। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, फिजिकल आपको यदि एक बार अच्छे से आ गई, आपको पसंद है फिजिकल में, मैंने आपसे कहा ना कंपटीशन की बात करें भाई, नेट जेआरएफ की बात नहीं कर रहा हूं, वहां फिजिकल अलग लेवल की आती है, लेकिन जॉब की यदि बात करूं, चाहे आप पीएचडी की बात करें, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, फिजिकल लगभग ऐसी आती है कि आपने यदि मेहनत कर रखी है उसके लिए पसंद करना पड़ेगा। फिजिकल से भागना नहीं है, भागने से सिलेक्शन होगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, जॉब में आपको तीनों पर कमांड रखनी पड़ेगी। सीएसआर जेआरएफ निकालने के लिए आपको बहुत, भाई मेरी खुद 46 रैंक है, तब मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, तो उस समय मेरे पास ऑर्गेनिक अकेले थी, इलाहाबाद का पढ़ा हूं मैं, तो इलाहाबाद में ऑर्गेनिक बहुत अच्छी होती है बच्चों की, इस वजह से मेरी ऑर्गेनिक थी। फिजिकल मैंने बाद में अपनी स्टैंडर्ड की नौकरी के लिए, और बाद में पढ़ाना भी, जो मुझे पहला मौका मिला पढ़ाने का कोचिंग में बनारस में, वहां भी जिसने डायरेक्टर ने कहा कि कोचिंग डायरेक्टर ने कि आपको फिजिकल ही पढ़ानी होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक तो मैं पढ़ाता हूँ, इनऑर्गेनिक मैं पढ़ाता हूँ, फिजिकल आपको मिलेगी। तो वहां से मैंने फिजिकल स्टार्ट की, और उसके बाद से फिजिकल अब मैं चकाचक पढ़ाता हूँ, बच्चों को समझ में आता है, ऐसा प्रयास करता हूँ, क्योंकि सीखा है बेटा, तो जहां जहां कमियां होती है उस सब पर बात होती है।
तो फिजिकल आपको अच्छी करनी है क्योंकि आपको जॉब निकालनी है, तो तीनों पोर्शन फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों पे कमांड होगी तभी हो पाएगा। ओके, तो रिएक्शन रिवर्स कर दी तो आपका K2 इक्वल टू क्या 1/K1 हो गया। बहुत आसानी से, मुश्किल से 30 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 plus O2 2NO is K, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या बना रखा है आपने, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में पूछ रखा है, ठीक। तो अब इसमें क्या हो गया बेटा, देखिए N2O2 कर रखा है उसने, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया आपका, ये द K बता रखा है, ठीक। 1/2 से कर दिया, तो ये जो रिएक्शन इसके लिए कांस्टेंट होगा K डैश, मैंने मान लिया पहली रिएक्शन का K था उसकी पावर 1/2 होगा 1/2, क्योंकि उसने 1/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑप्शन ए पावर 1/2, पावर 1/2। बहुत आसानी से क्वेश्चन इस पर बनेंगे और हो जाएंगे फटाफट। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, गिवन द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस, भाई दो गैसेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, रिप्रेजेंटेड बाय A2 एंड B2, ठीक है। गिव द कंपाउंड AB, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, A2 B2 रिएक्शन करके 2AB बना रहे हैं, ठीक है भाई। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ A2 B2 और AB दे रखा है, तो कैसी पूछ रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दे रखा है और आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रखा है। तो सिंपल तरीका है, Kc इक्वल टू रिएक्शन में आपका AB है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ AB का पावर 2, क्यों, क्योंकि 2 मोल है, डिवाइड बाई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2 मल्टीप्लाइड बाई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो कर लीजिए बेटा मल्टीप्लाई, तो A2 का कितना दिया है बेटा, AB का दिया है 2.8, यानी 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 का पावर 2 डिवाइड बाई A2 कितना दिया बेटा 3.0, 3 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई B2 कितना दिया 4.2 10 की पावर -3, 4.2 इंटू 10 की पावर -3। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे बेटा, केयरफुली करना है, पावर 2 दिया मल्टीप्लाइड बाय 2 मत कर दीजिएगा इसमें जो पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा होगा सॉरी 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 इंटू 10 की पावर -3। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दूं वरना आप फंस जाएंगे। तो भाई देखिए ये तो कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 इंटू 10 की पावर -3 भागे 3 इंटू 4.8 सॉरी 4.2 3 इंटू 4.2 बटा रिवर्स 4.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। बेटा ये 10 की पावर -3 इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.62। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कैलकुलेशन करना है फटाफट आप कर लेंगे बेटा, मैंने आपसे कहा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हो जाएगा। बस ध्यान रखना ये पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं, पावर लिखा हुआ है तो उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले पर। सभी क्वेश्चन कराते प्रैक्टिस, जब डेमो क्लास है तो क्या हुआ, लेकिन पूरा क्लास जो हम लेंगे 1 तारीख को 1 सितंबर को, उसी को हमने बता रखा है, वही स्लाइड ही वही है पूरी। फॉर द रिएक्शन N2 plus O2 2NO the equilibrium constant is K1, constant is K1, constant क्या है बेटा K1 है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2 इस रिएक्शन के लिए, ध्यान दीजिए पहली वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा K1 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझना है। ओके बेटा, पहला रिएक्शन ये है, मैं लिख लेता हूं तभी समझ में आएगा।
N2 gaseous प्लस O2 gaseous NO gaseous, इसके लिए K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, K2 किसके लिए दिया है, 2NO gaseous प्लस O2 gaseous 2NO2 gaseous, ये होगा इसके लिए K2 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। ओके बेटा, फिर इसके लिए पूछा है N2 मतलब NO2 इक्वल टू हाफ N2O2। ओके बेटा, तो पहले देखिए आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, यानी ये इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो देखिए जब ऐड करोगे आप तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो N2 प्लस 2O2, समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी इतना टाइम नहीं देगा आपको, 2NO2। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KEQ, भाई 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, आपने ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा K1 मल्टीप्लाइड बाई K2, तो ये बात हो गई। अब उसका देखिए, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन जिसके लिए पूछा है उसमें क्या किया है, इसको रिवर्स कर दिया है, इसको क्या किया है, रिवर्स कर दिया है और 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया है, यानी इसको आप रिवर्स करोगे, यानी हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए इस रिएक्शन के लिए NO2 गैसियस 1/2 N2 गैसियस। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और समझ, इसके लिए हमारा KEQ पूछा है, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई, इसको पलट दिया तो क्या होगा बेटा, देखिए इसको मैं बताता हूं आपको, ये इक्वल टू होगा, पहले रिएक्शन पलटी गई है तो 1/K1 मल्टीप्लाइड बाई K2, फिर क्या किया है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर 1/2। ऑप्शन देखिए कोई मैच कर रहा है, K1 K2, हाँ ये मैच कर रहा है, बी, ऑप्शन बी। तो आपको देखना है रिएक्शन की प्रैक्टिस से, रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, रिएक्शन रिवर्स हो रही है, ये आपको एक बार आपकी आंखों में आने लगे, मतलब आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर सभी को, एक बार देख लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा थ्योरी आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं, थ्योरी को पढ़ा आपने, उसी पर तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, फिर दोबारा रिवीजन किया, फिर प्रैक्टिस हुई, तो आपको क्या होगा, चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगी, और समझ में एक बार चीजें आने लगती हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और अच्छा भी लगता है। ओके बेटा, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये हमारा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑफ द रिएक्शन HI 1/2 H2 1/2 I2 8, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब देखिए इसने क्या किया बेटा, ये रिएक्शन के लिए 8 दे रखा है, इस रिएक्शन को क्या किया है, रिवर्स किया और मल्टीप्लाई किया है, यानी इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, सॉरी, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, यदि हम इसके लिए KEQ की बात करें तो पहले के रिस्पेक्ट में क्या किया उसने, पलट दिया, तो 1/8 कर दो, फिर क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर 2 कर दो, ये हो जाएगा 1 का पावर मतलब स्क्वायर करोगे तो 1, और ये 64, यानी 1/64, ऑप्शन बी। सिंपल तरीका, आप रिएक्शन को देखिए उस हिसाब से घुमाइए, उसने क्या किया बेटा, रिएक्शन को रिवर्स किया, आप रिवर्स कर दो, फिर देखो क्या कर रखा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रखा है, पावर 2 कर दो, तो 8 का पावर 2 मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 8 2 8 64, 64 हो गया, तो 1/64। ऑप्शन देखिए 1/16 भी दिया, 16 भी दिया हो सकता है ऑप्शन 64 भी दिया हो, यदि आप गलत समझोगे तो ऑप्शन अवेलेबल रहता है, यही तो खास बात ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, कि आंसर मिलने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर सही है, कॉन्सेप्ट सही होगा तो आंसर सही होगा। ओके बेटा, ठीक है, चलिए हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, कुल 10 क्वेश्चन इस स्लाइड में है, तो हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ K1 K2 आर द respective equilibrium constant for the two reaction XeF6 gaseous H2O gaseous XeOF4 gaseous 2HF,
दूसरा ये दे रखा है। इसके लिए पूछ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखिएगा ताकि क्वेश्चन अच्छे अच्छे आप कर सकें। भाई ये हमारा इसके लिए K1 है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक। दूसरा इसके लिए बता रखा है K2। ये आप जब वहां पर एग्जाम में मिलेगा तो आप फटाफट ये लिखोगे समझने के लिए। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से कैसे इक्वेशन को बनाए हैं, ये आपको देखना है। जो पहले दो इक्वेशन दिए हैं उनसे हम ये तीसरी इक्वेशन कैसे बनी है, तो ध्यान से देखिए। भाई ये आपका यहां पर है, ठीक है, HF यहां पर है नहीं, HF कहां पर है, इस साइड में। तो भाई यदि आप जोड़ोगे तो इधर जाएगा, घटाओगे तो आ जाएगा। यानी यदि हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो बात बन जाएगी। तो करो भैया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो XEF6 नहीं, ये नहीं उड़ा, गलत है। तो भाई 2 हमारा ये है ना, हाँ। तो XeO4 प्लस हो जाता है XeF6 माइनस X, पहले इक्वेशन का लिखना है XeF6 माइनस H2O। ये बेटा ऐसा पार्ट हो गया। भाई ये माइनस ये, पहले रिएक्टेंट साइड को माइनस करते हैं फिर प्रोडक्ट साइड को आते हैं। तो पहले इक्वेशन 2 वाला क्या है, XeOF4 प्लस XeO3F2 माइनस XeO4 माइनस 2HF। भाई माइनस साइन लगेगा तो वो माइनस रहेगा, ठीक। अब देखिए ये XeF6 ये XeF6 कट गया, ये XeF4 ये कट गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया XeO4 प्लस 2HF, क्योंकि उधर से इधर आया बेटा पॉजिटिव हो गया, और XeO3F2 और माइनस H2O साइड गया तो प्लस H2 हो गया, प्लस H2। ये रिएक्शन हो गया, तो आपका मैच कर गया। ओके, तो आपने किया क्या बेटा, जब हम ऐड करते थे, यदि आपको ध्यान हो बेटा, भाई हमारी 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, तो पहला दूसरा स्टेप हमने ऐड किया, रिजल्टेंट रिएक्शन आया, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, दोनों जो रिएक्शन ऐड हुई हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर। लेकिन हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो जब माइनस करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जिस रिएक्शन को माइनस, जिससे माइनस किया जिस रिएक्शन को, तो जो आपका मेन है उससे जिसको माइनस किया तो उनका क्या होगा, रेशियो यानी डिवाइड होगा। तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 किया है, तो इसलिए इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 के लिए K2 है, तो K2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 क्या है, K1। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 K2 बाई K1 बेटा, इसलिए कि इसमें इरेज करने का सिस्टम नहीं है। यदि हम इरेज वाला बटन नहीं है सॉफ्टवेयर में, नोट 5 में ऐड करेंगे तो जो क्लास नोट्स होगी उसमें पॉसिबल है, इसमें नहीं पॉसिबल है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइनलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि माइनस किया है तो K2 में से, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस किया था, तो इसीलिए K2 बाई K1। देखिए ऑप्शन दे रखा है सभी, K1 बाई K2 भी दिया है, K2 बाई K1 भी दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन मिलने का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन मिल गई, और देखिए मल्टीप्लाई भी दिया है। यदि गलती करें तो ऑप्शन अवेलेबल है, यदि आपसे गलती हो तो ऑप्शन अवेलेबल है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सही, कैलकुलेशन सही, तो आंसर सही होगा। ऑप्शन मिलने से आंसर सही नहीं होता है। ओके बेटा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट स्लाइड भी है। टोटल 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इसमें, यही हमारी क्लास का मेन स्लाइड है जो आज पढ़ाया जाएगा। आपको पहले ये स्लाइड मिल रही है, ये रिकॉर्डिंग यदि मैं आपको बताऊं तो रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय, घड़ी में हो रहा है हमारे 12:40 होने जा रहा है। तो रिकॉर्डिंग रात में की हमने, इसलिए क्योंकि दिन में समय मिल नहीं पाता बेटा, क्लासेस रहती हैं, बाकी कॉलेज रहता है, इसलिए रिकॉर्डिंग की। आपको ये मिल जाएगी 1 तारीख को दिन में, जब रिकॉर्ड कर देंगे कल फिर से अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में, इस तरह का पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा चुका है। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज
फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये रेट कांस्टेंट है, बैकवर्ड का ये कांस्टेंट है। तो आपको याद हो क्या किया था हमने भाई, ये कंफ्यूजन पैदा करता है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड। ये ध्यान रखिए, बैकवर्ड बाई फॉरवर्ड करेंगे तो भी ऑप्शन होता है कोई मैच कर जाए, लेकिन होता क्या है, फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड होता है। कैसे बेटा, मैं को यदि भूल जाए तो फटाक से कर लें, भाई ये उधर गया ये इधर आया, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड का क्या दे रखा है, ये दे रखा है इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई बैकवर्ड क्या दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ये सॉल्व करेंगे आंसर मैच कर जाएगा, ये सॉल्व करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसके साथ ये मेरा लेक्चर पूरा हुआ। ये मेरा डेमो लेक्चर है। क्लास जो मेरी चलेगी इसी तरह चलेगी, थ्योरी कंटेंट देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर थ्योरी कंटेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपको जो पढ़ाया जाए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी दिक्कत आपको होती है बेटा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको पता है 7905544237, और मेरा ऐप डाउनलोड कर लें मिस्टर दवाई सुरेंद्र सर। ओके, थैंक यू।